वैसे अगर आज मुझे बताने की ज़रूरत पड़ गई कि हम कहाँ हैं, तो मुझे शायद आपके भारतीय होने पर ही शक है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ गीत की वाणी, ट्रैवल पार्टनर ट्रिप्सिगो। और आज हम हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में, और मैं और आप आज एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली और उसके म्यूज़िक को। तो आइए चलते हैं। वैसे किसी भी शहर के म्यूज़िक को समझने के लिए उस शहर का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास जानते हैं तो ही आप उस शहर की भावनाओं को समझेंगे, तो ही आप उस शहर के कल्चर को समझेंगे, और तभी आप उस शहर के म्यूज़िक को समझ पाएंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि तबला, कव्वाली, सितार, इन सब का इन्वेंशन किसने किया? कोई बात नहीं, इस व्लॉग के एंड होने तक आप जान जाओगे। वैसे दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए ना काफी रात हो गई है। एक काम करते हैं, कल ही मिलते हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन दिल्ली, और आज हम लोग जा रहे हैं उन सारी पुरानी ऐतिहासिक जगहों पर और किलों पर जहाँ से शहर के इतिहास के बारे में थोड़ा पता चल सके और थोड़ा सा उसका फील आ सके। इतिहास की बात करूँ तो दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। मतलब ज़्यादा पुरानी बात अगर ना करूँ तो महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया, और बाद में जब इतिहास लिखा गया तब पहला BC यानी कि पहला ईसा पूर्व जो वर्ष था, उसमें यहाँ पर राजा ढिल्लू का राज हुआ करता था, और उनके ही नाम पर इस सिटी का नाम रखा गया। बाद में इसे दिल्ली और पता नहीं कितने ही नाम से जाना गया, लेकिन आज इसे न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते और मिलते हैं इतिहास से। भाई दिल्ली आए और लाल किला ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दिल्ली की हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अंश लाल किला है। और आप देख सकते हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में बैठा हूँ, जो कमाल की फैसिलिटी चालू करी है, जो आपको मेन गेट से लाहौरी गेट तक पहुँचाती है, जो कि आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे पैदल आगे। पूरा का पूरा मार्केट सजा हुआ है। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो 7 बार टूटा और 7 बार वापस से बना। यहाँ पर कई राजा और कई सल्तनतों का शासन रहा। ब्रिटिश रूल आने से पहले यहाँ पर मुगल्स आए, मुगल से पहले लोधी से पहले सैयद, तुगलक, चौहान, तोमर। कितनी बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की। वैसे मैं आपको इतनी सब हिस्ट्री बता क्यों रहा हूँ? हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है बॉस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इतने शासक और इतनी सल्तनतें आई तो उनका आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक सब भी तो यहाँ पर आया ही होगा। और फिर उसके बाद जब सल्तनतें बदली, शासन बदला, शासक बदले, तो शासक तो बदल गए, पर उनका म्यूज़िक यहाँ के कल्चर में वैसा ही घुल गया। तो राजाओं के ज़माने से ही म्यूजिशंस का जो ओहदा था ना, वो बहुत ऊंचा था। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नौबत खाना, यानी कि ड्रम हाउस। तो आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा कि राजा आते हैं तो बहुत सारे नगाड़े वगाड़े बजते हैं, वो वहाँ से होता था। और दिन में 5 बार म्यूज़िक प्ले होता था, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए। वो सारी चीज़ें वहाँ से होती थी। और यहाँ पर जब राजा दीवाने आम में आते थे, वो म्यूज़िक प्ले होता था।
ताकि जब भी दीवाने आम में राजा पहुंचे तब लोगों को पता चल सके कि राजा पहुंच गए। क्या अभी इसका भी इतिहास बताऊं? चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि ये एक बार में बन गई है तो आप गलत सोच रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका निर्माण प्रारंभ किया तब इसका सिर्फ एक ही फ्लोर बना था और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए उन्होंने 2 फ्लोर बनवाए, फिर उसके बाद जो आए उन्होंने 3 फ्लोर बनवाए, ऐसे करके आगे बनता चला गया। तो कुछ 200-300 साल में जो आज ये खड़ा हुआ दिख रहा है वैसा बना है। इतिहास के पन्ने पलटाते पलटाते हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसका इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री से बहुत गहरा नाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर एक ऐसे कलाकार की भी दरगाह है जिनके लिखे गए कलाम जैसे कि छाप तिलक, मन कुंतो मौला, आज रंग है, उनके चले जाने के 700 साल बाद आज भी गाए जाते हैं। नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें आप और मैं आज अमीर खुसरो के नाम से भी जानते हैं। हजरत अमीर खुसरो की पोएट्री, म्यूजिक और इन्वेंशन ने भारतीय संगीत को एक नया रूप दिया। इसलिए भारतीय संगीत के इतिहास में उनका नाम बड़ी अदब से लिया जाता रहा है। Next morning. गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3 हियर इन दिल्ली। और आज हम लोगों ने सुबह सोचा कि थोड़ा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि 2 दिन में ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे 5 बजे बाद आप शूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुराने किले बंद हो जाते हैं, ऊपर से सन डाउन हो जाता है। नवंबर का महीना, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज सूरज देवता की कृपा हम पे थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा रोशनी है नहीं। तो पुराने ज़माने में ना संगीत का एक बहुत विशेष स्थान था। म्यूजिशियंस को एक अलग विशेष पोजीशन दी जाती थी राज दरबारों में। उसके बाद वो वहाँ से अपना संगीत परस्यू करते थे। उनमें से ही एक थे अमीर खुसरो साहब, जिनकी दरगाह पर हम कल गए थे। और अमीर खुसरो साहब ना सिर्फ एक पोएट थे, बल्कि वो एक म्यूजिशियन भी थे, वो सिंगर भी थे और वो वाद्य आविष्कारक भी थे। मतलब जिन्होंने वाद्यों को बनाया, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया। जैसे पुराने भारत में हमारी वीणा होती थी जिसमें 4 तार होते थे, उसके बाद उन्होंने उसमें 3 तार और जोड़े और बाद में उसको सह तार बना दिया, और आज आप और मैं उसे सितार के नाम से जानते हैं। ऐसे मृदंग जो था उसके 2 टुकड़े करके उन्होंने तबले का आविष्कार किया। तो ये सब उन्होंने आविष्कार किया, पर किया कैसे, उसके लिए आपको उनके जीवन के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि मैंने जितनी भी बात आपको अमीर खुसरो साहब के बारे में बताई, उसका इस किले से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सबसे पुराना किला है और ये अमीर खुसरो के डेथ के 213 साल बाद 1538 में हुमायूं ने बनवाया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आखिरी एविडेंट किला है जो दिल्ली के अंदर मौजूद है फ़िलहाल। वैसे देखा जाए तो मुगल्स का आर्ट एंड कल्चर के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बाबर खुद लिखते थे और उसके बाद हुमायूं जिन्होंने ये बनाया,
उनके बारे में बोला जाता है कि ये उनमें से थे जिन्होंने एक बार मांडव, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मांडव पे एक बार आक्रमण किया और वहाँ से सब लोगों को जब बंदी बना के लाए तो सबकी हत्या का हुक्म दे दिया। और उसके बाद उनको पता चला कि उनमें से एक म्यूजिशियन है। उन्होंने ना सिर्फ उनको जीवन दान दिया, उसके बाद अपने शाही दरबार में एक स्थान भी दिया। और उसके बाद अकबर तो आप सब जानते हैं, उनके 9 रत्नों में से एक तानसेन भी थे। दिल्ली में ना एक चीज़ तो बोलना पड़ेगी कि लोग एन्जॉय बहुत करते हैं लाइफ को। मतलब आप देखिए कि इतना बड़ा गार्डन है और जगह भी वैसी है। अगर आपको म्यूज़िक करना हो सोलो अकेले बैठ के, तो आप गिटार लेके कहीं, मतलब मैंने देखा है 4-5 जगह लोग गिटार लेके बैठे हुए हैं। लोधी सल्तनत के जो दूसरे शासक थे उनका यहाँ पर मकबरा है। तो लोधी क्योंकि मुग़ल से पहले भारत में आए, तो डेफिनेटली ये जो जगह है वो पहले ही बनी होगी और उसके बाद हुमायूं ने किले का निर्माण किया होगा। वैसे यहाँ पर कई लोग आजकल रील्स बनाते हैं और प्री वेडिंग शूट चलते हैं। कचरा ना फेंके लिखा होता है, फिर भी मैं ही फेंक देता हूँ। वैसे ये घूमने के चक्कर में ना आपसे मेन बात तो मैं करनी भूल गया, आमिर खुसरो साहब के जीवन के बारे में बातें। तो आमिर खुसरो साहब का जन्म 1253 में उस समय की दिल्ली सल्तनत के पटियाली गांव में हुआ। उनके पिताजी टर्किश थे और माताजी उनकी भारतीय मूल की थी। जब वो 8 साल के थे तब उनके फादर की डेथ के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहाँ पर वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। उस समय दिल्ली में ममलूक सल्तनत के गयासुद्दीन बलबन का राज था। उन्होंने लिखना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। जब वो 16-17 साल की उम्र में थे तब उनकी पोएट्री ने बड़े बड़े राज दरबारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में वो राजा के दरबारों का हिस्सा बने और उसके बाद वो बलबन के सबसे बड़े बेटे खान मोहम्मद के साथ मुल्तान चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत वक्त बिताया और खान मोहम्मद के असैसिनेशन के बाद वो वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मुमलक डायनेस्टी के अंत के बाद वहाँ पर खिलजी आए और खिलजी ने भी उन्हें अपने राज दरबार में एक विशेष स्थान दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने ही उन्हें आमिर नाम की उपाधि दी, जिसके बाद उनका नाम आमिर खुसरो के नाम से ही प्रख्यात हुआ। 1990 में आई खिलजी सल्तनत का अंत फाइनली 1320 में हुआ और उसके बाद वहाँ पर आए तुगलक, और तुगलक के लिए उन्होंने लिखा द हिस्टोरिकल तुगलकनामा। क्योंकि उनका पूरा जीवन राजाश्रय में रहा, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि राजाओं के आश्रय में रहा, इसलिए उनका ध्यान पूरा म्यूज़िक और लिटरेचर को विस्तारित करने में लगा रहा। वो पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का बहुत खुल के इस्तेमाल किया। क्योंकि वो एक फ़ारसी कवि थे, बावजूद इसके उनकी पोइट्री में आपको फागुन, चूल्हा, इस तरीके के शब्दों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा मिल सकता है। म्यूज़िक की बात करूँ तो उन्होंने फ़ारसी और हिंदी की कई रागों का मिश्रण किया और उनसे नई रागें बनाई। क्योंकि वो कई भाषा और उनसे जुड़े म्यूज़िक फॉर्म्स को जानते थे, इसलिए उन्होंने पर्शियन, अरेबिक, टर्किक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मिलाकर दुनिया को एक म्यूज़िक का नया फॉर्म दिया, जिसे आप और मैं आज कव्वाली के रूप में जानते हैं, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उन्हें अपना मुरीद बना लिया था। मुरीद का मतलब है टू बिकम इनसेपरेबल, मतलब जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इंतकाल के 6 महीने बाद ही आमिर खुसरो साहब का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने जीवन की सारी दौलत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को समर्पित कर दी। ये सारी जो जानकारी है उसके लिए मैं डॉक्टर हंसा सोनी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैंने उनकी एक पीएचडी की रिसर्च पढ़ी थी जिसका टाइटल था आमिर खुसरो का भारतीय संगीत में योगदान। वैसे मैंने आपको आज बहुत शॉर्टकट में बताया है, और जानकारी के लिए आप उनकी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। पूरी बात बताने का मतलब ये है कि दिल्ली के इतिहास में इतने सारे शासक आए, इतनी सारी सल्तनतें आई, और सभी लोगों ने म्यूज़िक के कैनवस पे ना अपना अपना एक रंग छोड़ दिया।
और वो सारे रंग आज दिल्ली में देखे जा सकते हैं। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसे यहीं पर देते हैं विराम। लेकिन अगले व्लॉग में देखेंगे दिल्ली में आजकल म्यूज़िक में क्या हो रहा है, कैसे एक सिंगर को अप्रोच करना चाहिए, कैसे एक सिंगर को यहाँ पर काम करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए तो आपको मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इतना समझदार तो आप हैं ही। अगला व्लॉग आने तक सी यू, सायोनारा।